क्लास 8 के साइंस के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है बीजों की बुआई करना। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सॉइंग, गुड क्वालिटी ऑफ सीड आर सेलेक्टेड। Good quality seed are clean and healthy seed of a good variety. अच्छी क्वालिटी का बीज लेना चाहिए ताकि फसल का उत्पादन जो है अच्छा से हो सके। फार्मर प्रेफर द यूज ऑफ सीड विच गिव अ हाई yield. अच्छी उपज देने वाले बीजों का ही किसान चुनाव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड। हाउ वी सेलेक्ट द सीड। One day I saw my mother put some gram seed in vessels and pour some water on them. After a few minutes, some seed started to float on top. I wonder why some seeds float on water. एक दिन मैंने देखा मेरी माँ जब चने की सीड को पानी में डाल रही थी तो कुछ समय के बाद कुछ सीड ऊपर आके तैरना शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? This is the damaged seed become hollow and these are lighter. They float on water. जो खराब बीज थे वो आसानी से ऊपर आ गए और तैरने लगे और अच्छे बीज हेल्दी बीज जो थे नीचे तली में बैठ गया। This is the good method of separating good healthy seed and damaged ones. Before sowing, बुआई करने से पहले हम उसको कैसे मिट्टी में डालेंगे, उसके लिए किस टूल्स का उपयोग करते हैं वो देखेंगे। अब ट्रेडिशनल टूल एंड मॉडर्न टूल। ट्रेडिशनल टूल, सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल के समान होता है। द सीड आर फिल्टर्ड इनटू द फनल। फनल के अंदर सीड को भरा जाता है। उसके बाद पास थ्रू द 2 or 3 पाइप हैविंग शार्प एंड। उनके 2-3 पाइप के सहारे उनको मिट्टी में डाला जाता है। उसके बाद है मॉडर्न टूल। जो ट्रेडिशनल टूल आप फिगर 1.2a में देख रहे हैं। उसके बाद है मॉडर्न टूल सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का यूज ट्रैक्टर की मदद से होता है। द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, जैसा कि आप फिगर 1.2b में देख रहे हैं। This tool sows the seed uniformly and proper distance and depth. इस ट्रेडिशनल टूल से इस टूल्स में ये फायदा है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस, अच्छी दूरी पे और गहराई तक बीज को हम आसानी से डाल सकते हैं। It ensures the seed get covered by the soil after sowing. इस टूल का उपयोग करने से एक और बेनिफिट ये है कि सीड जो है अच्छी तरह मिट्टी के अंदर ढक जाते हैं, मिट्टी के ऊपर से अंदर ढक जाता है। इसके कारण वो प्रिवेंट हो जाता है बर्ड्स के डैमेज करने से। और इस सीड ड्रिल से सोइंग करने से आपको टाइम और लेबर दोनों का सेव होता है, दोनों की बचत होती है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are these kept in like this? आपके आसपास से आपने नर्सरी में देखा होगा कि कुछ पौधों को वो स्मॉल बैग्स में रखते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको किसी बड़े जगह पे बड़े फील्ड में लगाया जा सके। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in nursery. When they grow in plantets and they are transplanted in the field manually. इस तरह धान के पौधों की खेती हो जाती है। पहले उनको बहुत बड़े पैमाने पे छींट दिया जाता है और उगाया जाता है। उसके बाद उसको निकालकर अलग कुछ दूरी पे लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिल सके सॉइल से। अगर नहीं करते हैं, ओवर क्लाउडिंग रहेगा तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, अच्छी पैदावार नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड
फर्टिलाइजेशन। किसी भी चीज को बढ़ने के लिए उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। बार बार अगर हम मिट्टी में कोई एक ही तरह के फसल उगाएंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो कम हो जाता है। और न्यूट्रिशन एक प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है, हेल्दी रखने में मदद करता है। इसलिए हमको समय समय पर मैन्योर या फर्टिलाइजर उसमें ऐड करना होता है। वी नो दैट कि सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिशन टू द क्रॉप। सॉइल से ही मिलता है। द न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। सभी को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। In certain areas, farmers grow crop after crop in some fields. The field never left uncultivated or fallow. फार्मर जो होते हैं लगातार फसलों की बुआई करते हैं, कभी खेत खाली नहीं होता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलता है? तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल प्रॉपर इन सर्टेन न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन, लगातार उत्पादन से उस फसल, उस खेत की जो मिट्टी होती है उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। इस कारण फार्मर उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ताकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं, खाद डालना कहते हैं। और इससे इम्प्रूवर होता है। इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इज वीक प्लांट। अगर हम अच्छी तरह से खाद नहीं देंगे, अपर्याप्त मात्रा में देंगे तो अच्छी फसल या प्लांट जो होगा वो कमजोर होगा। मैन्योर जो होता है, मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इसको जैविक पदार्थ होता है और इसको आप फील्ड में ही बनाते हैं। यह डिकम्पोजिशन ऑफ होता है प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। इसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। इसके बारे में आपने वर्मिंग कंपोस्टिंग भी पढ़ा होगा क्लास 6 में, जो कि अर्थवार्म की मदद से बनाया जाता है। यह बटर होता है फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजर जो होता है, फर्टिलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंस होता है। मैन्योर के मुकाबले इसमें रिच न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन ये मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बहुत जल्दी कमजोर करता है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूसिंग, अब देखेंगे कि हाउ और फर्टिलाइजर और मैन्योर एक दूसरे से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। एग्जाम्पल हो गया यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास और NPK। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यार्ड टू क्रॉप। मैन्योर से ज्यादा उपज देता है फर्टिलाइजर, जैसे कि धान, गेहूं और मक्के की खेती में। But excessive use of fertilizer had made the soil less fertile. अत्यधिक अगर उपयोग करेगी तो सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर हो जाती है और उसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी करता है। In order of maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer by organic manure of leaf the field uncultivated in between two crops. फर्टिलिटी कम ना हो मिट्टी की, इसके लिए हमको कभी कभी मैन्योर का भी उपयोग करना चाहिए और कुछ समय के लिए खेत को खाली भी छोड़ना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बने। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटर्निंग कैपेसिटी। मैन्योर के उपयोग करने से सॉइल का टेक्सचर, मॉइस्चराइजर बढ़ता है और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की मात्रा भी बढ़ती है। इट रिप्लेस द सॉइल विद द ऑल न्यूट्रिशन। उसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व आते हैं। और सेकेंड मेथड है फसल चक्र का, क्रॉप रोटेशन। इसमें एक अल्टरनेटिव करके क्रॉप को लगाना चाहिए। फर्स्ट टाइम में अगर हम लिग्नियस प्लांट लगाते हैं तो सेकेंड टाइम वीट प्लांट लगाएंगे ताकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। लिग्नियस प्लांट में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण उसमें जो नाइट्रेट न्यूट्रिशन होता है उसकी बढ़ोतरी होती है और मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। जो कि डायरेक्ट लिग्नियस में जो राइजोबियम है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देता है। उसके बाद
एक्टिविटी 1.2 दिया हुआ है, इसको आप होमवर्क के रूप में प्रिपरेशन कीजिएगा कि कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर का अलग अलग प्रयोग करने से क्या बेनिफिट है, क्या डिसबेनिफिट है। उसके बाद देखेंगे टेबल 1.1 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज अ इनऑर्गेनिक साल्ट, जो उर्वरक होते हैं वो अकार्बनिक अजैविक पदार्थ होते हैं, जबकि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि जैविक पदार्थ है, और वो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डक, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट से बनता है, यानी कि सड़े गले मनुष्य पत्ते, मनुष्य और जानवरों के मल द्वारा बनाए गए चीजों को हम मैन्योर करते हैं, इसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, खेतों में बनाया जाता है। अब फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है, उर्वरक जो है, वो किसी प्रकार का ह्यूमस सॉइल को प्रदान नहीं करता है, बल्कि खाद जो है, मैन्योर है, जो कि प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, अत्यधिक मात्रा में सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। बहुत तेजी से प्लांट को न्यूट्रिशन देता है, बल्कि मैन्योर लेस देन, उसके मुकाबले कम न्यूट्रिशन देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने अब डिफरेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के उपयोग करने से क्या लाभ है। दिस ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। खाद का उपयोग, उर्वरक के उपयोग करने से कहीं ज्यादा अच्छा है। इट इनहेल्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। It makes the soil porous due to the exchanges of gases become easy. गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। It increases the number of friendly microbe. मिट्टी के जो माइक्रोब होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, जो अर्थ इत्यादि माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। It improves the texture of soil. सॉइल के टेक्सचर को सुधारता है, यानी कि मॉइस्चराइजर को, ये सबको सुधारता है। नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू वाटर टू लीव। जिंदा रहने के लिए हर जितने भी जीवित चीज है उनको पानी की आवश्यकता होती है। इट्स हेल्प टू प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। वी नो पानी जो है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल्स आर ऑल्सो अब्सॉर्ब्ड। साथ साथ की खनिज लवण और उर्वरक जो हम डालते हैं उसको भी एब्सॉर्ब करता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो हम बीज, सॉइल में बीज जो डालते हैं, डेप्थ करते हैं, उनको बढ़ने के लिए, उनको जर्मिनेट होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो ड्राई कंडीशन में आ जाएंगे और अच्छी उपज नहीं होगी। न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। रूट द्वारा एब्जॉर्ब वाटर प्लांट के हर भाग में पहुंचाया जाता है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम बोथ फास्ट एंड हॉट एयर करंट। To maintain the moisture of the soil for healthy growth, fields have to be watered regularly. इसीलिए हमें समय समय पर पानी देना चाहिए ताकि वो उनका ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। इसी मेथड को इरिगेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इरिगेशन। The supply of water to crop at a different time and or a different interval. This process is called irrigation. समय समय पर पानी देना पौधों में, इस विधि को इरिगेशन यानी कि सिंचाई कहते हैं। और ये इरिगेशन डिपेंड करता है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर डिपेंड ऑन वेरियस ऑफ क्रॉप सॉइल सीजन के आधार पर ये डिपेंड करता है। अगर समर सीजन है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर हाइयर होगा, और विंटर सीजन है तो लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग होगा।
क्योंकि समर सीजन में इवेपोरेशन काफी तेजी से होती है और विंटर सीजन में इसका जो ये ड्यूरिंग ऑफ टाइम होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कैसे करेंगे, कहाँ से हमको पानी मिलेगा? तो सोर्स होते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड डैम्स एंड कैनाल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पौधों में पानी डालते हैं, क्रॉप्स में किस मेथड के द्वारा पानी डालते हैं। हमने सोर्स देख लिया। तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड। एंशिएंट टाइम में पहले या अभी भी बहुत जगह जहाँ काफी सुविधाएं नहीं है वहाँ ट्रेडिशनल मेथड का ही उपयोग होता है। और ट्रेडिशनल मेथड में वाटर को लिया जाता है वेल, लेक्स एंड कैनाल से बाय डिफरेंट मेथड। उस मेथड में डिफरेंट वेज आते हैं। वो मेथड हो गया मोट, चेन पाइप, मोटर फिगर 1.4a में देख रहे हैं, चेन पाइप, ढेलकी एंड रहट लेवर सिस्टम। Pump are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड में इकोनॉमिकली पावर का यूज होता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इन इकोनॉमिकली। द मेन मेथड आर यूज इन देयर आर टू सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड system is drip system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. यानी कि स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब हो गया कि छिड़काव करना, पानी का स्प्रिंकल छिड़काव विधि, और ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ की वाटर कम हो, सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध ना हो असमतल भूमि पर। और इसमें पाइप के द्वारा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, पाइप के द्वारा स्प्रिंकल किया जा रहा है, पौधों में पानी दिया जा रहा है। द perpendicular pipe having rotating nozzles on top are joined the main pipeline at regular interval. When water to allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump. पंप के द्वारा पानी दिया जाएगा। पंप भी आप फिगर में देख रहे हैं। It except for the rotating nozzles, it gets sprinkle on the crop as if it is raining. और ऐसा लगता है कि बारिश का पानी आ रहा है, उस तरह का इसमें छिड़काव किया जाता है। It is very useful for sandy soil, यानी कि बलुई मिट्टी के लिए काफी उपयोगी होता है। सेकंड सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। This system water falls drop by drop just at position of the root. और इस विधि में सीधे पौधों के जड़ में पानी दिया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। This process is called drip system. This is the best technique for watering fruit, plant, garden and tree. और सबसे अच्छा तरीका है ये पानी देने का क्रॉप में या पौधों में, क्योंकि इससे पानी वेस्ट नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। और it is the one region where availability of water is poor. और ये वरदान साबित होता है जहाँ की पानी कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक 1.7 प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। खरपतवार से फसल की कैसे हम सुरक्षा करें। वी जनरली सी प्लांट के साथ साथ फील्ड में मेनी अनडिजायरेबल प्लांट आर ग्रोन नेचुरली। अपने आप हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट उगाते हैं। वैसे अनडिजायरेबल प्लांट को हम वीड्स कहते हैं, यानी कि जो अनवांछित प्लांट है उसको हम खरपतवार कहते हैं। और द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इसको हटाना वीडिंग कहलाता है। इट इज नेसेसरी विद द क्रॉप प्लांट ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। इसको हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो प्लांट के सारे न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, स्पेस लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और लाइट लेते हैं, जिससे कि सीधा इफेक्ट ग्रोथ ऑफ क्रॉप पे पड़ता है। इसका ग्रोथ ऑफ क्रॉप पे पड़ता है, यानी उसकी फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं होता है। Sometimes weeds interfere even in harvesting and they may be poisonous for animals and human beings. यहाँ तक कि वो
जब हार्वेस्टिंग होता है यानी कि जब मैच्योर होकर कटने लगता है तो वो फसल को बर्बाद कर देते हैं, पॉइजनस कर देते हैं। फार्मर अडेप्ट मेनी वेज, फार्मर बहुत तरीका अपनाते हैं इनको रोकने के लिए। सबसे पहले वो ट्रिलिंग करते हैं यानी कि जब सॉइल ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ वीड्स, जब वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही करते हैं तब भी खेत को पूरी अच्छी तरह से उसमें से सारे वीड्स को निकालते हैं। इसके लिए वो खुरपी या सीड ड्रिल्स का उपयोग करते हैं। साथ साथ कुछ केमिकल्स का भी उपयोग करते हैं जैसे कि 2,4-D जिसको वीडिसाइड कहते हैं, और इसको एक स्पेयर मशीन में भरकर स्पेयर करते हैं। लेकिन स्पेयर करने से पहले फार्मर को अपने मुंह हाथ को अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए ताकि कि उनको कोई उससे हानि ना पहुंचे उनको। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है क्रॉप का। जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट करना, कटिंग करना, यानी एक सही समय पे उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तैयार पौधों को खेतों में से काटना हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई कहलाता है। इट हार्वेस्टिंग क्रॉप ऑफ पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में काट के रख दिया जाता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर क्रीज क्रॉप टू मैच्योर। किसी भी फसल के उत्पादन में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। आपने पहले ही देखा है कि 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं और उनका 3 से 4 महीने का समय होता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय स्किल्स, हसुआ या दरौंती से होता है, या आजकल मशीन के द्वारा, हार्वेस्टर मशीन के द्वारा होता है। और इस हार्वेस्टर मशीन के द्वारा जो कटिंग होता है उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस टू यूज सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टाक, यानी कि उसके डंठल से, क्रॉप के डंठल से अनाज को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। और थ्रेसिंग इज कैरी आउट बाय कंबाइंड हार्वेस्टिंग या थ्रेसर मशीन। इस मशीन द्वारा इसका उपयोग होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर। जो डंठल होते हैं उसको किसान जला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तो एयर पॉल्यूशन होता ही है, साथ साथ आसपास के जो फसल्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो बेस्ट उपाय है कि उस डंठल को, स्टाक को हम अगर मैन्योर में कन्वर्ट कर दे, डिकम्पोज कर दे, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी और एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। उसके बाद जब हम थ्रेसिंग प्रोसेस के बाद उस अनाज में, ग्रेन में काफी भूसे वगैरह या कुछ अन्य कंपोनेंट भी, लाइटर कंपोनेंट भी रहते हैं, उसको विडोइंग प्रोसेस के द्वारा फार्मर जो होते हैं अलग करते हैं। इन दिस प्रोसेस सेपरेट टू हायर एंड हेवियर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर थ्रू द विंड या ब्लोइंग एयर। हवा की मदद से हायर और लाइटर कंपोनेंट को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। हमारे देश में कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। फसलों की कटाई पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के स्पेशल फेस्टिवल बनते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एंड बिहू। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है क्रॉप प्रोडक्शन का स्टोरेज। अगर हम सही तरीके से किसी चीज का स्टोरेज नहीं करते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। उसी तरह अगर हम इतना मेहनत करने के बाद अगर फसल को अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे तो वो लंबे समय तक सेफ नहीं रहता है, क्योंकि द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चराइजर। जो मैच्योर होने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो विनोइंग और थ्रेसिंग और विनोइंग के द्वारा जो अनाज प्राप्त होता है वो उसमें काफी मॉइस्चराइजर होते हैं। उसको सबसे पहले हमको सुखाना होगा। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड क्लीन रिस्टोर विदाउट ड्राइंग, अगर हम बिना उसको सुखाए ऐसे ही स्टोर कर देंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा एंड उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे और वो अपना जर्मिनेशन की कैपेसिटी को खो देगा। बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चराइजर इन देम।
अच्छे तरीके से उसको रख रखाव करने के लिए, स्टोर करने के लिए सबसे पहले उसको हमको धूप में सुखाना होगा ताकि वो अपनी नमी को खो दे। और इससे ये फायदा होगा कि हमको वो प्रिवेंट करेगा अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेट्स, बैक्टीरियाज एंड फंगी, इससे उसको बचाएगा। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स। दो तरह के फिगर्स आप देख रहे हैं, मेटालिक बीन और जूट बैग में स्टोर करते हैं, या लार्ज स्केल पे उसको स्टोरेज करना होता है तो साइलो में या ग्रेनियर्स में रखते हैं ताकि वो इंसेक्ट और पेट्स से और रैट से बचा रह सके। उसके बाद हम कुछ ड्राई नीम्स या कुछ केमिकल्स का भी यूज करते हैं ताकि हमारे अनाज जो है लंबे समय तक रहें, खराब ना हो सके। उसके बाद लास्ट टॉपिक है 1.10 फूड एंड एनिमल। एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.3। आपको पता है कि फूड और सोर्सेज, फूड कहाँ से मिलता है हम जानते हैं, उसका सोर्सेज क्या है। तो कुछ फूड आइटम का नाम लिखना है, उसका सोर्सेज भी लिखना है। उसके बाद देखते हैं हम, You must have seen that like plant, animal also provide us with different kinds of food. आपको पता है कि हमारे फूड का मेन सोर्स एनिमल्स एंड प्लांट है, वो हमें बहुत तरह के चीजों को प्रदान करते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plant. We have just seen that the process of crop production. कोस्टल एरिया में जो रहते हैं वहाँ फसल उत्पादन ज्यादा नहीं होता है, लोग मछली पालन करते हैं जिसको कि पीसी कल्चर करते हैं। और लैंड एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे फसल उगाया जाता है जिसको क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो जिस तरह क्रॉप प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है, जस्ट लाइक किसी भी पशु या पक्षी का पालन कहलाना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, यानी कि पशु पालन। तो जहाँ पर कि एक लार्ज स्केल पे किसी एक प्रॉपर एनिमल्स को प्रोवाइड कराया जाएगा प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर, उस प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इट इज डन ऑन लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पे किसी एक पशु पक्षी या जानवरों का देखभाल करना, उनको अच्छे तरीके से भोजन, आवास, उनका ध्यान रखना, इस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। We know, अब हम देखेंगे what you have learned। कुछ इस यहाँ पे मेन चैप्टर के मेन पॉइंट दिए हुए हैं, उसको देखना है कि आपने जो समरी है एक तरह से इस चैप्टर का, कि जो आपने पढ़ा है उसका मेन पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन दिया गया था 1, 2 और 3। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ in your own word on each of the following। 4 टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन आपको कीवर्ड्स के सारे टॉपिक्स को ओन वर्ड्स में लिखना है, एक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फॉर मैन्योर, बताया है हमने। 6 है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। 7 है, if wheat is sown in the kharif season, what would happen? Discuss. 8 है, explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in a field. 9 है, what are weeds? How can we control them? 10 है, arrange the following works in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production। कैसे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी के द्वारा इसको आप ये कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि कैसे शुगर केन मिलेगा। पजल्स है 11th में, आपको कुछ ड्रॉ और अक्रॉस में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उस सेंटेंस का एक वर्ड बनाना है और उसको कंप्लीट करना है पजल्स में। थैंक यू। और एक बात कर रहे हैं कि आप लोग होमवर्क बनाकर कॉपी में रखिए पूरा करके, और हो सकेगा तो मैं इसका आंसर डाल दूंगी, आप उससे उसको मिला लीजिएगा, आप वीडियोस नहीं डालिए।